Hello students, today I am going to start a new chapter of history class 11 chapter 3 An empire across three continents। इसके पहले के पीछे बनाए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 66 के द इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आर्थिक विस्तार। तो द एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर्स, माइंस। तो यहाँ पर हम ये देख सकते साम्राज्य में जो हार्बर उसको बोलते बंदरगाह, माइंस खानों, क्वेरीज खदानों, और ब्रिकयार्ड्स मतलब ईंटों, या ऑलिव ऑयल फैक्ट्री मतलब जैतून। एक ग्रीन कलर का होता है, ऑलिव आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये बेर तरीके के होते ग्रीन। तो इनकी तेल की फैक्ट्रियाँ थीं। तो वीट वाइन, वीट हम जानते हैं गेहूँ, वाइन अंगूरी शराब, और जैतून ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा ट्रेड किए जाते थे क्वांटिटीज़ में, मेनली स्पेन में और द गैलिक प्रोविंसेस में। तो हम देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, इजिप्ट, ये सारी जगहों पर ये ट्रेडिंग होती थी इटली तक। तो wine and olive were transported in containers like एम्प्योर। तो हम ये जान सकते हैं कि जो जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल, यह लिक्विड पदार्थ जिनको एम्प्योर कहते हैं, यह मटकों में ट्रांसफ़र करी जाती थी, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा साधन थे नहीं। तो द फ्रेगमेंट ensured of a very large number of them to survive, and possibly for the archaeologists to reconstruct the precise shape of these containers, tell us what they carried and what exactly were they made, examining the clay content and matching lines of the clay pit throughout the Mediterranean। तो जब खोज करी गई तो हमें पता चला कि एक मॉन्टेस्क्यू नाम की जगह थी, वहाँ पर लगभग 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। तो हमें ये मानना पड़ेगा बड़ा ट्रेडिंग उस समय चल रहा था। फिर जब हम और जांच करते हैं कि क्या क्या इन मटकों में रखा जाता था, तो हमें पता चलता है ये मिट्टी से बने थे, चिकनी मिट्टी के आभूषण से। और ये निर्माण इसलिए होते थे ताकि ये कोई भी लिक्विड चीज़ें, जैतून का तेल हो या शराब हो, या नहीं तो कोई भी लिक्विड सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में काम आए। तो फॉर एग्जाम्पल द कमर्शियल इंटरप्राइजेस रीच इज पीक टू 140 to 160 ईस्वी। तो ये सब ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा चालू हुई 140 और 160 ईयर में। द स्पेनिश ऑयल ऑफ दिस पीरियड वॉज मेनली कैरिड इन द कंटेनर कॉल्ड ड्रेसिल्स 20। तो इन दिनों जैतून सबसे ज़्यादा, ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, ये कंटेनर्स में जाता था, चाहे वो ड्रेसिल 20 हो। तो इसका नाम हमें ये पता चलता है, इफ़ वी फाइंड अ ड्रेसिल 20 are widely scattered across the Mediterranean, this suggests that the Spanish olive oil circulated a widespread indeed। तो हम ये भी मान सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जब ये ढूंढते हैं पाते हैं कि ये मार्केट्स में सबसे ज़्यादा उस समय ऑलिव ऑयल जाता था, और ये एक तरीके से इनका जीवन शैली का अध्याय था, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के एनोरा पदार्थ पाए गए। और इसमें हमें ये पता लगता है कि ऑलिव ऑयल इस समय सबसे बेटर क्वालिटी का था और लो प्राइस का था। और ये है, ये जो फोटो दिख रही है आपको बुक में, ये है शिप ब्रेक। ये है साउथ कोस्ट फ्रांस का, 1st सेंचुरी की ये फ़ोटो है। और ये एम्पोरे रखे, ये मटके चिकनी मिट्टी के बने हुए इटालियन, और इसमें स्टैम्प लगा हुआ है जिससे पता चलता है ये लेक ऑफ फॉन्डी में ये मिले हैं दस्तावेज आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे पता चलता है कि ऐसे मटके बनाए जाते थे और इसमें ये लेके जाया जाता था। तो रीजन हम कह सकते हैं completed with each other for control of the main market for the goods they produced. The success of the Spanish oil growers was then repeated by the North American, African producers. Olive estates in the period of the empire dominated production through most of the 3rd and the 4th century।
तो हम ये इससे हमें पुख्ता स्वरूप या हम कह सकते हैं हमें बिल्कुल एविडेंसेस मिल जाते हैं कि ऑलिव ऑयल का उत्पादन उस समय बहुत ज़्यादा होता था। तेल का बाजार सबसे बड़ा बाजार था स्पेन में उस समय। ये हमें भिन्न भिन्न की जब हम चीज़ें ढूंढते हैं और पता करते हैं, चाहे वो उत्तरी अफ्रीका हो या तेल लेने के लिए कोई और शताब्दी की जगह हो, तो हमें लेटर 425 में पता चलता है कि नॉर्थ अफ्रीका broke out from the east, the later 5th and the century of the again eastern। तो हमें ये पता चलता है कि उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व का तोड़ दिया था और 5वीं शताब्दी और 6वीं सदी में एगियन या दक्षिण एशिया माइन यहाँ तक इनका ये अंगूरी शराब का बिजनेस और ऑलिव ऑयल, अंगूरी शराब को हम बोल सकते हैं लिक्विड या वाइन, और हम बोल सकते हैं ऑलिव ऑयल जैतून के तेल को। तो ये सबसे ज़्यादा काउंटर पार्ट हो गया था, सबसे ज़्यादा बिक रहा था मेडिटेरियन सी के मार्केट में। Behind this broad movement of the prosperity of the individual rose and fell depending effectively. They could organize the production, transport a particular good and the quality of the good. The empire include many regions of the reputation for the exceptional fertility। तो हम ये मान सकते हैं कि पूरी मेडिटेरियन में बाजार में अफ्रीका से आने वाले कैंटनोर में अचानक कमी हो गई थी। इसका प्रमुख गतिविधि साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में हो रही थी, जिसके कारण इसका व्यापार एकदम से कम हो गया था। तो कैंपेन इन इटली हम ये देख सकते, इटली में कैंपेनिया, सिलीसिया जगह, द फान इन इजिप्ट, तो मिस्र की फेन्यूप या बेजेंटियम हम देख सकते हैं, और सदरन गॉल जिसको हम गैलिया नेस्बोडीन्स कहते थे, बैक्टिया जिसको हम स्पेन का नाम से जानते हैं, ये सबसे वेल्दियर एम्पायर थे और ये सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्र भी थे। ऐसा कि पॉपुलेशन भी थी यहाँ पर और देवर वेल्दी। तो इसके आगे ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर्स ऑफ द स्टारबर्ट एंड प्ले द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैम्पियोको सिलिकिया बेजेलियन एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वीट टू रोम। तो यहाँ पर हम देख सकते सबसे अच्छी वाइन आती थी सिलिसिया बेजी, रोम में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था वीट। गैलिया वो डेंसली कल्टिवेटेड और हर 1 इंच में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैसा था। स्पेनिश ऑलिव ऑयल वॉज मेनली स्टेट फ्यूंडीज विद द बैंक ऑफ द रिवर गेलावरिटी एंड द साउथ ऑफ स्पेन ऑन द अदर हैंड। तो हम ये जान सकते हैं कि खेती भी की जा रही थी और स्पेन में ऑलिव ऑयल और तेल इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचा जा रहा था, दूसरे देशों में फ्लॉरिश हो था, और रोम टेरिटरी एक तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही थी इस समय में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसिमुश्किन, तो ये क्षेत्र हम कह सकते हैं कि ऋतु प्रवास या हम कह सकते हैं एक तरीके का हायर माउंटेन रीजन है ट्रांसविकेन, और एकदम से ग्राउंड आ जाता है यहाँ पर। ये चारा चराने शीप्स के लिए, फ्लॉक्स के लिए बहुत अच्छा एरिया रहता है। तो यहाँ सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ थी जो कि ओवर शेप्ड कर रही थी यहाँ पर हट्स को, आगे बढ़ रही थी। रोमन स्टेट्स थी, नॉर्थ अफ्रीका की पैश्चर्स कम्युनिटीज़ थी जो कि यहाँ पर एग्जरेट कर रही थी। तो ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ थी जैसे कि मोपेलिया, तो ये झोपड़ियाँ बनाने का काम कर रही थी। अफ्रीका में भी ये लोग अपना सामान बेच रहे थे, नियंत्रित कर रहे थे चीज़ों को। पहाड़ियों की चोटियों पे यहाँ पे गांव बसे रहते थे जिसको हम सेलेस्टिया नाम से जानते, हिल टॉप विलेजेस, जो लास्ट लाइन में लिखा है। When we think of the Roman Empire, we should never forget these differences। तो जब भी हम रोम एम्पायर के बारे में जानेंगे या रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। We should also be careful not to imagine that
because of the Asian world, their forms of culture and economic life were necessarily backward of it. तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ये ना मान बैठे कि एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोग सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन हमें ये स्थितियां विपरीत भी थी। तो जैसे कि हम आगे देखते हैं, यहाँ लिखा मेडिटेरियन एज वेल एज एडवांसेस इन द वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी। तो भूमहासागर के आसपास नदी की शक्ति में तरह तरह के इस्तेमाल किए जाते थे। द यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स, तो जो भी यहाँ पर जल शक्ति को हम बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं वाटर की से इलेक्ट्रिसिटी या माइनिंग टेक्निक का यूज़ करना, गोल्ड सिल्वर निकालना, ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक थी, चुनौती थी। इनकी खोज करना, खुदाई करना और इनको निकाल के इसको एक्सट्रैक्ट करना, वो भी उस समय जब मशीन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये 1700 ईयर की बात है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, एक चुनौती थी। The existence of well-organized commercial banking network and the widespread use of money and all indications of how much we have to tend under the estimation, the sophistication of the Roman Empire economy. This raises the issue of labor and use of slavery. तो जो बैंकिंग व्यवस्था थी, धन का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा था, बातों से ये संकेत मिलता है कि रोम में सामान्य अर्थव्यवस्था को कम आंकड़े की प्रवृत्ति कितना अधिक है, और यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम अब स्टार्ट होने वाला था। श्रम संबंधी मतलब लेबर वर्किंग का विचार अब यहाँ पर धारण होने वाला था। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 में है, कंट्रोलिंग वर्कर। तो अब यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे स्लेव्स स्टार्टेड वर्किंग इन रोम। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। जब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।